हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब अच्छे हो. आई एम गुड एज वेल. आई एम नंदिनी, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर, एंड आई वांट टू टेल यू कि हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 विच इज कोल्ड वॉर एरा कर लिया है, बाइपोलैरिटी भी कर लिया है. ठीक है, थर्ड चैप्टर ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर विच इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. ठीक है, ये चैप्टर 5 क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि चैप्टर 3 विच वाज यूएस हेजेमनी वो कोर्स से हट गया है, उसके कुछ टॉपिक्स ऊपर शिफ्ट हो गए हैं. थर्ड चैप्टर के कुछ पार्ट्स कट गए हैं. फोर्थ चैप्टर विच वाज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, इन सब की वीडियोस अपलोड हो गई हैं. यू गो एंड चेक दिस आउट. ठीक है, ये बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एक बात बताना चाहती हूँ, वी आर अबाउट टू एंड दिस बुक. बहुत जल्दी, मैं कुछ ही दिनों में ये बुक कंप्लीट होने वाली है. मैं आई एम डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स कि आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना हो. ऑल्सो आई वांट टू टेल यू, जो मेन पार्ट था ना, जो डिफिकल्ट थोड़ा सा समझने वाला था, वो सब जा चुका है. अब जो है अब बहुत इजी पार्ट है. इसके ऊपर पता है आपको 6 मार्क क्वेश्चन आएंगे. अगर इन टॉपिक्स के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से याद होगा. आप मेरी वीडियो देखोगे ना, ये वाली, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है. यू कैन राइट इट, यू कैन राइट मोर देन जस्ट 6 पॉइंट्स. बहुत अच्छा लिख सकते हो, तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो. चलो ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट से. ठीक है, अब साउथ एशिया चैप्टर का नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. कंटेम्प्रेरी मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो. ऑलराइट, थोड़ा सा हमें करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान करना है. बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक पाकिस्तान, एक चीज देख लो. पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, पाकिस्तान तो हमारा फ्रेंड भी तो है. अच्छा ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम है साउथ एशिया. अब साउथ एशिया है क्या? क्या है साउथ एशिया? ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें बताया नहीं क्या है साउथ एशिया. इधर देख लो एक बार. बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, फिर देखो मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तो अपना फिर साउथ एशिया में आता ही है. कितनी कंट्रीज हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, 6 हो गई. 1 कंट्री विच वी आर मिसिंग अपॉन. देखो, 1 कंट्री दैट वी आर मिसिंग अपॉन इज श्रीलंका. इन सब कंट्रीज को क्या बोलते हैं? ये सब साउथ एशिया में आती है. ठीक है, एक बात और बतानी है, म्यांमार भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है. अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ सार्क ऑल्सो. 2014 में उसने सार्क ज्वाइन कर लिया था. ये बात आपको पता होनी चाहिए. बट अगर हम साउथ एशिया टर्म, ऐसे तो चाइना इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, बट वी डोंट इंक्लूड चाइना इन साउथ एशिया. अगर हम टर्म साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 7 कंट्रीज. ऑल राइट, ये बात ध्यान रखना. कभी 1 मार्क क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम इन 7 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया. अच्छा ठीक है, बता दी कंट्रीज, वो बता दी. अब मैं उनका जिक्र दोबारा करने वाली हूँ, तुम्हें वो याद हो जाएगा. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं साउथ एशिया की. चलो ठीक है, पहले देखते हैं जो इंडिया और श्रीलंका. ठीक है, शुरू से ही क्या रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस? डेमोक्रेटिक नेशंस. एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे तुम्हें पता होना चाहिए. ये मत कहो कि यार तुमने तो सिर्फ सीधा पाकिस्तान पढ़ाना शुरू कर दिया. है क्या साउथ एशिया? तो बताओ साउथ एशिया कहते किसे हैं? व्हाट इज साउथ एशिया? इसलिए क्लैरिटी दे रही हूँ. सब कुछ एनसीईआरटी लाइंस है, दिल हो पढ़ लेना, नहीं दिल वीडियो देख के चले जाना, आराम से लिख पाओगे. ठीक है, ठीक है. शुरू से इंडिया श्रीलंका डेमोक्रेटिक था. अब आ जाओ भूटान और नेपाल पे. ये लोग शुरू से क्या थे? मोनार्क. मोनार्क पता है कौन से होते हैं? जिनका एक किंग होता है, एक लीडर होता है, बस उसी की चलती है पूरे राज्य में. कोई और जो पूरा एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ मोनार्क की चलती है. सिर्फ एक जो किंग होता है उसकी चलती है. वहां पे लोगों को कोई अलाउड नहीं होता पार्टिसिपेट करना. बट अब वहां पे डेमोक्रेसी है इन दोनों जगह. ठीक है, अब आ जाओ बांग्लादेश पे. बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. आपको पता है पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था. मजाक नहीं करी, सच में बांग्लादेश पाकिस्तान था पहले. लड़ाई हुई काफी, बताऊंगी इसके बारे में भी पढ़ेंगे. बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या था?
कभी आती है मिलिट्री पावर, तो कभी क्या आता है वहां पे, समटाइम्स आती है डेमोक्रेसी। आपको एक बात बता दूं, जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया उसको डेमोक्रेसी की भूख है, मतलब इट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी 100%। इंडिया और श्रीलंका को ये लोग देखते हैं ना कि दे आर ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड, एक अच्छी पेस पकड़ी हुई है, डेमोक्रेसी कैसे बेनिफिट कर रही है सब लोग वहां, अगर वहां के लीडर्स नहीं तो एटलीस्ट वहां के लोग एक डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करते हैं, हम लोग किस पे रह गए, मालदीव्स रह गए ना, ठीक है। मालदीव पता है आपको क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज ऑल्सो डेमोक्रेसी ओनली, मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी। हम जब इन 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनकी हिस्ट्री क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार जरा एक बार, ठीक है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, साउथ एशिया, इंडिया और श्रीलंका शुरू से डेमोक्रेटिक थे। भूटान और नेपाल मोनार्क था, अब डेमोक्रेसी आ गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या थे, मिलिट्री पावर थे, कभी कभी इनमें डेमोक्रेसी आ जाती है, मिलिट्री पावर फिर डेमोक्रेसी, मिलिट्री पावर डेमोक्रेसी, इनके बीच में ये होता था। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ये बात। मालदीव्स में क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, आ जाओ चलो पाकिस्तान, आप भी आ जाओ, हम अब आपको पढ़ते हैं, चलो यहां देखना, बहुत इजी है यार, समझ के मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा ऐसा हुआ था, द फर्स्ट मिलिट्री रूल दिख रहा है, फर्स्ट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान टुक प्लेस अंडर याया खान। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, याया खान। आपको पता है इसमें हम दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे, जो दूसरी बुक है ना आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें भी ये सब है पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के डिस्प्यूट्स वगैरह, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में है। बट इस बुक में जितना है हमें वो तो पढ़ना ही है ना। फर्स्ट टाइम मिलिट्री रूल पाकिस्तान में अंडर क्या हुआ था। अच्छा कभी भी कंफ्यूजन हो ना, अब डेमोक्रेसी थी कि अब नहीं थी, जहां वो जनरल आ जाए ना इट मीन्स मिलिट्री रूल, ठीक है। जहां वो सिंपल लिखा है, सिर्फ नाम लिखा हुआ, इट मीन्स डेमोक्रेसी आई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे स्विच हो रहा था। जनरल याया खान फर्स्ट था। The reason for this was the popular dissatisfaction against the rule of General Ayub Khan. आयूब खान को टेक ओवर किसने किया था, याया खान ने। दोनों जनरल थे, देखो यहाँ पे भी जनरल लिखा है, विच मीन्स यहाँ पे मिलिट्री रूल था। लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे कि आयूब खान अच्छा रूल नहीं कर रहा है, तो याया खान ने उसको टेक ओवर किया था, बस इसमें इतना बताया, ठीक है। यहाँ देखो, आफ्टर दिस अ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो। जनरल का ही लिखा दिख रहा है, नहीं लिखा दिख रहा ना, डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है। फ्रॉम 1971 टू 1977 जुल्फिकर अली भुट्टो आया था। उससे पहले कौन था, फर्स्ट मिलिट्री पावर किसकी थी, याया खान की। फिर किसने ले लिया था, डिससैटिस्फाइड हो गए थे लोग, जनरल आयूब खान से भी डिससैटिस्फाइड होते, फिर डेमोक्रेसी आई, ठीक है। मिलिट्री पावर के बाद डेमोक्रेसी। भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय, अब देखो फिर यहाँ पे यही तो, ये करते क्या थे, ये तो करते थे, तभी तो आज ये हाल है, देख रहे हो, कभी डेमोक्रेसी आ रही कभी जनरल। देखो भुट्टो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आई थी ना 6-7 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, 71 से आई थी, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, कितने हो गए, 7 years। भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक, ठीक है, बट हैड टू फेस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1978 ऑनवर्ड्स। प्रो डेमोक्रेसी मतलब फॉर डेमोक्रेसी, अगेंस्ट नहीं, ठीक है। प्रो डेमोक्रेसी कब से शुरू हुई थी, 1982 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब यहां देखो क्या हुआ था। Again in 1988 an elected democratic government, 1982 onwards प्रो डेमोक्रेसी होने लग गया था, ठीक है। was established under बेनजीर भुट्टो। अभी कौन आया था पार में, बेनजीर भुट्टो आया था, कौन से ईयर में आया था, 88 में आया था। बट हैड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बहुत प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आर्मी स्टेप्ड इन अगेन, यही ना देखो, अब डेमोक्रेसी थोड़ी सी आई है कुछ सालों के लिए। 90 में
जनरल परवेज मुशर्रफ, ये नाम तो सुना ही होगा, सुना सुना लग रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसको रिमूव किया था? नवाज शरीफ को रिमूव किया। मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन 2001। फिर किसका रूल आ गया? ये जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ठीक है। ये कौन थे? ये भी आर्मी रूल आ गया था इसमें। अब आप सोच रहे हो ये इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है? मैं बताऊंगी क्यों है। There were several factors which lead to the failure of Pakistan in building a stable democracy. देखो मैंने कहा ना मैं बताऊंगी, यही तो इसमें बोला है। There were a lot of reasons that led to the failure of democracy in Pakistan. Let us know why. यहाँ देखो, at present again a democratic form of government is ruling the country with under the Prime Minister Nawaz Sharif. अब तो इसका प्रेसिडेंट कोई और है, इमरान खान है। पहले क्रिकेटर रह चुके हैं, ये महान इंसान है काफ़ी, ठीक है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे, मिलिट्री रूल आता था जाता था, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही वहाँ पे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट तो हम पढ़ लेंगे, बट आपको बस एक बात बतानी है, स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी वहाँ। पाकिस्तान ये है तो इंडिया थोड़ा ये था, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान छोटा है इंडिया से कंपेयर किया जाए तो, चलो इतना छोटा नहीं है तो फिर भी छोटा तो है ही ना। इंडिया इसको खा सकता था पूरा, बट अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी होती, यहाँ मिलिट्री रूल रखने का मतलब क्या था? मिलिट्री रूल इसलिए कि अगर इंडिया यहाँ पे आकर लड़ाई करने लगे या इसको कुछ भी थ्रेटन करे, कुछ भी डिस्ट्रक्शन करे, मिलिट्री आकर डिफेंड कर देगी और वो लोग जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं तो कम से कम सफाइस तो कर जाएंगे, रह तो पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक बारी में ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि अगर मिलिट्री रूल वहां पे नहीं है ना तो वहां बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। कोई भी कंट्री उसको थ्रेटन कर सकती है। फिर क्या है, यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप बहुत है, और टेररिस्ट का काम क्या होता है? दंगे मचाना। देखो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री तो है ही, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास है। अगर मिलिट्री रूल यहाँ पे नहीं होगा ना तो क्या होगा? टेररिस्ट इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो जब्त लेंगे, रख लेंगे अपने पास, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, सीज कर लेंगे, और फिर क्या होगा? पूरी वर्ल्ड को हार्म पहुंचाएंगे। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे मिलिट्री रूल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया और इसके कन्फ्लिक्ट क्यों थे, इंडिया और पाकिस्तान एट वॉर क्यों था। बहुत रीजंस थे, एक रीजन नहीं था। कुछ हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, आपको दोनों पार्ट्स देखने चाहिए टू गेट अ क्लैरिटी। पता है ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत फन है। मतलब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, साउथ एशिया, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज ही तो हैं, तो इनके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, इंडिविजुअली ये कंट्रीज कहाँ खड़ी होती हैं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए यार। आगे जाकर तुम जो भी परस्यू करने वाले हो, इफ यू डोंट नो द जिस्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तुम्हें, तो यू गोइंग टू सफर, आगे जाके तुम्हें दिक्कत होगी। यहाँ देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इन्वॉल्व्ड इन इशू रिलेटेड टू कश्मीर। कश्मीर तो यार बोन ऑफ कंटेंशन शुरू से ही रहा है। कश्मीर है ना ये जैसे फॉर इंस्टेंस कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर है ना। आपको पता है 1/3 पार्ट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इसको पता है क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल राइट, ठीक है। और बाकी 2/3 किसके पास है? इंडिया के पास है कश्मीर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर हैज बीन द बोन ऑफ कंटेंशन सिंस देयर इंडिपेंडेंस। तो ये बात क्या हो रही है? इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट क्यों थी, ठीक है। इट लेड टू वॉर्स इन 1947-48। 15 अगस्त को 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। ये बात तो याद है आप सबको, एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान को। ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इन 1965 विच फेल्ड टू सेटल द मैटर। 1965 इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, पता है क्यों हुई थी? याद है कुछ? देखते हैं क्यों हुई थी। बोथ द कंट्रीज फेस्ड conflict over strategic issues like control of Siachen glacier over the acquisition of arms. सियाचिन में कितनी लड़ाई है आपको पता है?
सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कश्मीर। बहुत इश्यूज हैं इसको लेकर, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, कि आर्म्स की लड़ाई के साथ, कि ये कौन एक्वायर करेगा, ये ज़मीन किसकी होगी, यहाँ की रिसोर्सेज, यहाँ के जो भी वेपन्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ये सब लड़ाई थी, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं और क्या था। Both the countries continue to be suspicious of each other over security issues. इनको लगता था अगर बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी है या फिर कोई भी, फॉर इंस्टेंस अब आप देखो कश्मीर के बॉर्डर पे पत्थर फेंके जाते हैं ना, तो ये पता है क्या लगता है, या कोई भी क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये लोग पता है क्या कहते हैं, ये सब पाकिस्तान कर रहा है। मतलब ब्लाइंड आइज के साथ, बिल्कुल, मतलब वो लोग देखते भी नहीं है, सिर्फ उनके मन से यही बात आती है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये सब पाकिस्तान से हो रहा है। ये सच है या नहीं है ये नहीं पता, बट हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये सब पाकिस्तान से हो रहा है। सिक्योरिटी इशू है ही, दे आर सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब डाउटफुल हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं। अनदर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू कंट्री इज द शेयरिंग ऑफ वाटर इन दिस वाटर सिस्टम में। इतना इतना यहाँ आएगा, इतना पाकिस्तान ले जाएगा इन दिस वाटर ट्रीटी, पता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहती है। द टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द demarcation जाइने इन सर क्रीक इन द रैन ऑफ कच्छ। रैन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा है। भाई जब जगह हमारी है तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? यही बोन ऑफ कंटेंशन है, यही लड़ाई है सारी, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बांग्लादेश। पाकिस्तान की बहुत बात हो गई है और हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फैक्ट्स कि में पढ़ेंगे कि और क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक तो रन ऑफ कच्छ में हुआ था, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं उनको, कश्मीर इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो लोग चाहते हैं, कुछ हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं सारा वाटर उन्हें मिले, बट हम चाहते हैं कि हमें मिले, बिकॉज वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत फायदे होते हैं अगर हम उसको अपने पास ही रखें तो, ठीक है। चलो बांग्लादेश देख लेते हैं एक बार। आपको पता है बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था? आप पूछोगे क्यों था? अच्छा ये मैप देखो, देखो ये इंडिया है, ध्यान से समझना, ये पाकिस्तान है जहां पी लिखा है, और ये भी पाकिस्तान था, ठीक है। अब जो है वो तो बता ही दूंगी। अब पहले क्या था, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या लड़ाई हुई, ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था, ये इंडिया था, ये ऐसे इनको बांटा गया था, ठीक है। इसमें डोमिनेंस किसकी थी? उर्दू स्पीकिंग लोगों की थी, ठीक है। कल्चर इनका मुस्लिम था, मुस्लिम कल्चर था। और ये जो थे ना, ये लोग चाहते थे कि हम अपना बंगाली कल्चर मेंटेन रखें, बंगाली कल्चर। बट जो अब देख लो, ये से वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था ना, ये इसके ऊपर फोर्स करता था कि नहीं, तुम भी मुस्लिम डोमिनेटेड, उर्दू डोमिनेटेड कंट्री ही बनो। बट ये लोग क्या प्रिजर्व करना चाहते थे? अपना बंगाली कल्चर, ये जो बंगाल का कल्चर था वही अडॉप्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो फिर लड़ाई किस बात की हुई? वेस्ट पाकिस्तान इतना फोर्स करता था, उसने यहाँ पे आकर वॉर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वॉर कर दिया। अब एक बात सुनो, छोटी सी बात समझो इसे, ये देखो, जैसे जैसे ये इंडिया है ना, ये समझ लो इंडिया का मैप है, नीचे ऊपर तो है हिमालयाज, नीचे क्या है? इंडियन ओशन है, यहाँ ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, ये सब तो पता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है? ये अरेबियन सी है। अब थोड़ा सा ही समझना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब लोग यहाँ लड़ने आए तो कुछ ही ऑप्शंस थे, देखो, या तो यहाँ के लोग, या तो जो ये लोग गोलियां मार रहे हैं, या तो ये मर जाते, ठीक है, नहीं तो यहाँ समुंदर था, यहाँ डूब के मर जाते। यार गोलियों से मरना, डूब के मरना, मरना तो है ही ना, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने क्या किया? दी ओनली ऑप्शन वाज कि ये लोग इंडिया में चले जाए। ये लोग पता है कितने लोग थे? 80 लाख लोग इंडिया में घुस आए थे ये, जब वो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पार में कौन था? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी मैडम जी ने पता है क्या कहा? इसने कहा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, तुम फाइट करो वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है, हम तुम्हें पैसा देंगे, मिलिट्री एड देंगे, डिप्लोमेटिक एड,
सब तुम्हें देंगे, तुम जाके उनसे लड़ाई करो, ठीक है। ये लोग वहां गए, वहां के लोगों को मार के आए थे, ठीक है। तो सारी बात क्या हुई, इन्होंने अपना कल्चर प्रिजर्व किया और ये क्या, इन्होंने अपनी अलग कंट्री बना सके, इसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश, ठीक है। समझ आया, क्लैरिटी मिली। चलो देखते हैं, अब पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। बांग्लादेश was a part of Pakistan from 1947 to 1971. ये सब 1971 के बाद हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। But it started protesting against the domination of Western Pakistan. किया ना वेस्टर्न पाकिस्तान ने डोमिनेट, बिल्कुल किया। And the imposition of उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज चाहते थे ना कि ईस्टर्न पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर ले। A popular struggle against West Pakistani dominance was led by शेख मुजीबर रहमान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने लेड किया था जो भी सारी ये लोग वॉर करने गए थे, ठीक है। अ पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान वाज लेड बाय शेख मुजीबर रहमान। इन 1970 इलेक्शन द अवामी लीग, आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम कर दिया था कि हर पार्टी को अबॉलिश कर दो, सिर्फ एक पार्टी रहेगी, अवामी लीग, पता होना चाहिए, अंडर शेख मुजीबर रहमान। तो ये जो इंसान था ये किसका था, अवामी लीग का था। वन ऑल सीट्स बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। वो कहता था तुम अपने जो ये बनाए जा रहे हो लीडर्स वगैरह इसकी अवामी लीग का, आई विल नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन, जो हेड इसका है वही हेड इसका माना जाएगा, ईस्टर्न पाकिस्तान का। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेशन टू इंडिया। इसने अपनी आर्मी भेजी थी ना, जो वॉर किया था वो तो आर्मी तो आई थी यहाँ पे लोगों को मारने के लिए, तो बहुत सारे लोग कहाँ घुस गए थे, इंडिया में घुस गए थे। देखो यही लिखा है, इन पाकिस्तान में द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट which led to a large number of migration to India. उसने बहुत सप्रेस करना चाहा कि जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये अपना लीडर बना दिया, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। The Indian government supported the demands of the people of East Pakistan, मतलब वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, and helped them. This led to a war with Pakistan in 1971. अभी मैंने आपको बताया था ना इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, क्यों हुई थी, सारा इशू वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का था, ठीक है। इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर द एंड ऑफ वॉर। सारी लड़ाई क्या थी, लड़ाई तो यही थी ना, ईस्टर्न पाकिस्तान चाहता था कि मैं अब अलग कंट्री बनाऊं अपनी, और बन गई बांग्लादेश नाम की। 1971 की वॉर जो खत्म हुई वो इसी से ही खत्म हुई। अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय बांग्लादेश डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कंट्री कौन सी होती है, जो हर रिलीजन को, जिसका कोई रिलीजन नहीं होता वो हर रिलीजन को इक्वल मानती है। ऑल राइट, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है, जो है सब लोगों के लिए है, लोग पूरी बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज का राइट है उनके पास। एंड सोशलिज्म, बट गवर्नमेंट शेख मुजीबर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट जो ये लीडर था थोड़ा अलग निकला, इसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी चाहिए, ठीक है। शेख मुजीबर वॉज असैसिनेटेड। अब एक बात बताओ, पहले तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर रहे हो, फिर तुम डेमोक्रेसी भी ला रहे हो, ये सब कर रहे हो, बट शेख मुजीबर रहमान ने क्या कहा, उसने कहा ये सब नहीं चलेगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाया जाएगा। लोग क्या कहते हैं, ठीक है हमारा लीडर आ रहा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। ऐसे लोग इतने अच्छे थे नहीं, वो हमेशा से चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाए, जो भी पार हो हमारे द्वारा हो, हम लोग ही करें उसे। इसे असैसिनेट किया गया था बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिज रूलिंग एंड अ मिलिट्री रूल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर जिया उर रहमान। फिर भी क्या हुआ, एक मिलिट्री रूल ही आया, ठीक है, इसने टेक ओवर कर दिया था। ये भी भाई भाई थे दोनों, भाई भाई इन द सेंस कि इनका जो रूलिंग का वे था दोनों सेम ही था, ठीक है। He was also assassinated and the rule of Lieutenant General H.M. Ershad, इसको असैसिनेट किया, अच्छा नहीं लगता था ये, इसको भी हटा दिया पार से, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट इतना करते थे, लोग नहीं चाहते थे ये पार में आए। जनरल H.M. अरशाद क्यों आया, क्योंकि
इसको लोग नहीं चाहते थे तो इसने टेक ओवर किया, स्टार्टेड दिस कंटिन्यूइंग द मिलिट्री रूल। था अभी भी मिलिट्री रूल ही। देखते हैं कुछ चेंजेस आए थे। अब प्रो डेमोक्रेसी मतलब फॉर डेमोक्रेसी, उसके लिए मूवमेंट वाज अगेन स्टार्टेड विच लेड टू इलेक्शन इन 1991। तो जो इतनी वॉर हुई है, तो डेमोक्रेसी कब एस्टैब्लिश होने की बात हुई, ये पढ़ो। 1991 में इलेक्शंस हुए, ठीक है। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी, सिर्फ एक पार्टी नहीं, हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर है ये बात। उसका कहने का मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे हो रहा है, मतलब बहुत सारी पार्टीज आती हैं, अब डेमोक्रेसी वहां है। चलो नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल बड़ा प्यारा सा है, देखते हैं। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम, शुरू से हिंदू डोमिनेटेड इन द पास्ट बट लेटर चेंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर मेनी इयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पता है क्या होती है? इसका मतलब एक हेड तो वहाँ है ही, बट वहाँ डेमोक्रेसी भी है, लोगों की भी सुनी जाती है, बट डोमिनेंस किसकी होती है? डोमिनेंस हेड की होती है। सिर्फ कहने के लिए एक डेमोक्रेसी होती है, बट वहाँ पे चलती हेड और वो जो किंग होता है उसकी है फॉर मैनी ईयर्स। इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई होती थी। द किंग एक्सेप्टेड डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। किंग ने कहा मैं तो अपनी जगह रहूंगा ही, बट हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं जिससे सब लोग अबाइड बाय करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा और पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज डेमोक्रेट्स। मॉइस्ट्स कौन होते हैं? जो मॉइज्म को फॉलो करते हैं, एंड मोनार्किस्ट फोर्सेस विच लेड टू द अबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट बाय द किंग। 2002 में डिसमिसल हो गया था, ठीक है। अगेन इन 2006 अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, द किंग वॉज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। 2002 में पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया, फिर 2006 में दोबारा आ गया। हमने पढ़ा था ना कि नेपाल में पहले क्या थी? मोनार्की थी, फिर क्या हो गई है? अब हो गई है डेमोक्रेसी, ठीक है। एक बार ये देखो, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डेमोक्रेट्स, मोइस्ट्स एंड मोनार्किस्ट्स, क्योंकि सबकी अपनी आइडियोलॉजी थी। डेमोक्रेट्स कुछ और चाहते थे, मोइस्ट्स कुछ और चाहते थे, और मोनार्किस्ट्स कुछ और चाहते थे, विच लेड टू द अबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया था 2002 में नेपाल का, फिर 2006 में दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है? लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ क्या चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, हम इंडिया के साथ इनके रिलेशंस भी पढ़ेंगे, बट आपको इन कंट्रीज़ का आइडिया होना चाहिए जो मैंने आपको बताया शुरू में। तो ऐसा क्यों था, ठीक है। ये देखो, द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ श्रीलंका वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सिन्हलीज एंड तमिल ओरिजिन पीपल। श्रीलंका में ना, जैसे श्रीलंका है ना, तो कुछ सिन्हलीज हैं लोग वहाँ पे और कुछ तमिल लोग हैं। आपको पता है वहाँ पे सिर्फ सिन्हलीज लोग भी हैं, कुछ तमिल ओरिजिन के लोग भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। कभी आपने सुना हो तो श्रीलंका में ना हमेशा लड़ाई रहती है। वहाँ पे दो एथनिसिटीज़ है ना, तो वहाँ पे हमेशा लड़ाई रहती है। अकॉर्डिंग टू द सिन्हलीज, द रीजन ऑफ सेलन, श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे? सिलोन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। बिलोंग टू सिन्हाला पीपल ओनली एंड नॉट टू द तमिल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे तमिल इंडिया से श्रीलंका जाके बस गए थे, तो इन लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं होता। जो सिन्हलीज पीपल थे ना, ये लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे तमिल्स को, दे हेट तमिल्स। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब तमिल लोग वहाँ पे अपनी कुछ पार्टी तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि वहाँ पे उनको एक रिकग्निशन मिले, वो वहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर धक्के मार के ना निकाला जाए। इसके लिए क्या फॉर्म हुई थी? LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। क्या बोलते थे? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम बोलते थे। देखो यहाँ पे, अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हु डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री। अब एक बात सुनो ना, वहाँ पे ऑलरेडी सिन्हलीज पीपल रह रहे हैं, जो सिन्हलीज ओरिजिन के लोग रह रहे हैं, और तमिल आके कह रहे हैं ये हमें अपनी सेपरेट कंट्री बनानी है। हमारे इंडिया में कोई आके कहे कि हमें एक सेपरेट कंट्री बनानी है, कोई लोग आके रहने लग जाएं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे?
श्रीलंका यही तो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी एक अलग कंट्री बनाएं यहाँ जाके, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रेशराइज्ड बाय तमिल पीपल, क्योंकि यहाँ पे भी तमिल पीपल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बार प्रेशराइज भी कर चुकी है श्रीलंका को, ठीक है, क्योंकि वो तो तमिल को ही सपोर्ट करेगी ना। द गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज्ड बाय तमिल पीपल इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तमिल भाई भाई कहते थे, श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सारी बात यही थी, ठीक है। इंडिया साइंड एन एकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन। इंडिया ने ना वहाँ पे इतनी अनस्टेबिलिटी हो गई थी, इतनी लड़ाई होने लगी थी, तो कोई श्रीलंका का मैप है, इतनी लड़ाई होने लग गई थी कि इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी थी, अपने ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका में, जिससे कि वहाँ स्टेबलाइज रहे सब सिचुएशन, थोड़ी पीस काम रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, ठीक है, कि आप तमिल्स लड़ते तो थे ही श्रीलंका से गवर्नमेंट से कि हमें अपनी कंट्री एस्टैब्लिश करनी है, बट गवर्नमेंट कोई हीट तो पे करती नहीं थी, कोई अटेंशन तो नहीं पे करती थी, तो क्या इंडिया के लोग भेजे गए थे वहां पे, इंडिया के ट्रूप्स गए थे। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE। लेटर ऑन क्या हुआ, जब वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन ट्रूप्स वहां आके रह गए हैं, तो LTTE बोलते थे कि तुमने अपने आर्मी ट्रूप्स भेजे हैं पीस के लिए, जो गवर्नमेंट और तमिल की पीस के लिए, तुम लोग हमारा फेवर नहीं कर रहे हो, तुम लोग पीस लाना चाहते हो, तुम लोग एक बीच के रह गए हो, यू आर नॉट फेवरिंग अस, उनको ये लगता था। तो उनकी किससे लड़ाई हो गई थी, LTTE। LTTE की फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है, याद रखना। ऑन द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989 विदाउट अचीविंग इट्स एम्स। एम तो अचीव नहीं हुआ था, बट एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाया गया था, ठीक है। प्रेजेंटली LTTE हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंका की गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी LTTE को, तमिल्स को तो वो सपोर्ट करती नहीं थी। एंड द एरिया अंडर LTTE हैज बीन रिकवर्ड, गवर्नमेंट वापस ले चुकी है उस एरिया को। इन स्पाइट ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, दो टाइप के लोग रहते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में उन एथनिसिटीज की लड़ाई रहती है, रीजन्स की। द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज ऑलवेज बीन हाई, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत गुड परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एंड आई वांट टू टेल यू, ये पार्ट यहीं ख़त्म हो रहा है। क्या पढ़ चुके हैं अपन, साउथ एशिया क्या होता है वो पढ़ लिया है, पाकिस्तान पढ़ लिया है, बांग्लादेश पढ़ लिया है, नेपाल पढ़ लिया है, श्रीलंका पढ़ लिया है, ठीक है। ये सब कंट्रीज हमने कवर कर लिया, जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपकी NCERT में अच्छे से दिया हुआ है। आई विल गेट बैक टू द सेकेंड वीडियो, जिसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है जो आप कंट्रीज के बारे में लिख के आ सकते हो। अगर 6 मार्क क्वेश्चन कोई भी आ जाए इसमें से, 1 मार्क क्वेश्चन तो आपको याद रहेंगे, मैं नाम 3-3 4 बाद एक नाम बोलती हूँ, जिससे कि वो दिमाग में बैठ जाए नाम, ठीक है, वो नाम आप लिख के आओ और आपको मार्क्स मिले। 1 मार्क क्वेश्चन अच्छा करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ऐप का, उसको डाउनलोड करोगे ना, उसमें सब टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे यू गेट कन्फ्यूज लिटिल कि कौन सी पार्ट कौन सा है, कौन सा पहले कौन सा बाद में है, ये सब वीडियोस लाइंड अप हैं, एक बार आप जाके चेक करो। वहाँ पे क्विजेस भी अवेलेबल है, आई बिलीव क्विज दोगे तुम, मॉक टेस्ट दोगे यार, तुम लोग को बहुत बेटर फील होगा, तुम्हें लगेगा यू आर हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट नाउ, आप पेपर लिखने जा सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस आता है ऑफ कोर्स इफ यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग, गलत ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यू लर्न लाइक दिस ऑल्सो। हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप में, यू जस्ट हैव टू गो एंड डाउनलोड इट। वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनी मनी, अभी कुछ नहीं पेड है, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज अवेलेबल है। यू हैव टू गो एंड चेक आउट क्विजेज, यू कैन बाय फ्रॉम देयर, वहाँ जाके चेक करो। एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल कम विद द सेकंड पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट्स देखना, आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, NCERT उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। And I'll get back soon. Take care for now. Bye bye. Don't forget to like, share, comment, subscribe. सब कर दो यार. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.